गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का केमिकल इक्वेशन। तो शुरुआत में लग रहा है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। केमिकल रिएक्शन को अगर हम सेंटेंस के फॉर्म में लिखें वो काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि खुद सोचो एक सिंपल सा रिएक्शन है H2 plus O2 will give you H2O। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन को अगर हमको एक्सप्लेन करना हो तो क्या करना होगा। Two molecules of hydrogen gas reacts with two molecules of oxygen gas to give us a product of two molecule of H2O। तो ये काफी लंबा हो गया। तो इसी कारण से केमिकल रिएक्शंस को हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में एक्सप्लेन ना करके सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर? तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको सिंपली लिखा जा सकता है symbolic representation। किसका रिप्रेजेंटेशन? केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। टू शो अ ट्रू केमिकल चेंज। गेट इट? केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन which helps us to show a true chemical change। क्योंकि सारा का सारा कुछ भी लिख देने से वो एक केमिकल रिएक्शन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा कि अगर तुमने ऐसा लिख दिया Mg प्लस Pt इज इक्वल टू Mg और Pt, अब ये रिएक्शन देखने में क्या लग रहा है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों है, लेकिन ये कोई ट्रू केमिकल चेंज नहीं है। हालांकि ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये कभी फॉर्म ही नहीं करेगा। तो एक ट्रू केमिकल चेंज भी होना चाहिए, तभी हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं तो उसका इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो केमिकल इक्वेशन बहुत इजी चीज है, बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ताकि हमको पता चल सके कि वो एक ट्रू केमिकल चेंज है या नहीं है। इसके बाद केमिकल इक्वेशन को टू पार्ट्स में या फिर टू हेडिंग्स के अंदर पढ़ा जाता है, एक वर्ड इक्वेशन और दूसरा सिंबल इक्वेशन। आइए एक एक करके दोनों देखेंगे। तो ये पहला है वर्ड इक्वेशन। जैसा कि आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को हम लोग उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम से सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पे इसके नाम से सिंबलाइज कर रहे हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। नॉर्मली हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। इसके बाद जो सेकंड आएगा सिंबल इक्वेशन, ज्यादातर यूज हम लोग उसी का करते हैं। तो वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? नेम्स। यहाँ पे यूज क्या करेंगे? नेम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है? वर्ड इक्वेशन का मतलब नेम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का यूज करके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। नोट डाउन करना है, कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा सिंबल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिंबल्स का मतलब सिंबल भी हो सकता है, जिस एलिमेंट को जिस सिंबल से डिनोट करते हैं, या फिर फॉर्मूला, फॉर्मूला के हेल्प से भी इसको डिनोट किया जाता है। तो सिंबल और फॉर्मूले के हेल्प से जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिंबल इक्वेशन। तो अब इसको रब क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो यही वर्ड इक्वेशन है, इसी को जब सिंबल में डिनोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Mg प्लस O2। ये आपको पहले भी बता चुके हैं, MgO2 का फॉर्मेशन होता है। ये सॉलिड स्टेट, ये गैसियस और ये सॉलिड। चेंज इन हीट होता है, वो आप लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर से Zn प्लस HCl। Zn यहाँ पे सॉलिड स्टेट में होगा, इसको एक्वस में ले सकते हैं, और ये क्या कन्वर्ट करेगा? ये फॉर्म कर देगा जिंक क्लोराइड, ये भी एक्वस होगा, प्लस हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होगा। तो अब देखो यही चीज, बस मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O2। देखो सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में भी जब हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो O2 के फॉर्म में ही लिखा जाता है, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि मेटल्स जो है
वो मोनोएटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ भी जिंक Zn से डिनोट किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस। क्लियर, ज्यादा कुछ इसमें मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान है। और दो रिएजेंट को, रिएजेंट किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को रिएक्टेंट कहेंगे और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को प्रोडक्ट कहेंगे, और इन दोनों को ही रिएजेंट्स कह सकते हैं हम लोग, या फिर कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। दो से ज्यादा रिएक्टेंट होगा, आपस में प्लस साइन से इसको ऐड करेंगे, प्रोडक्ट के साथ भी सिमिलरली, और दोनों को एक एरो के हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे। ये एरो हमारा क्या बताता है? एरो बताता है कि डायरेक्शन क्या है केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। क्योंकि आपने पहले जूनियर क्लास में पढ़ा होगा रिएक्शन दो टाइप के और हो सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल होता तो यहाँ पे एक एरो और हो जाता, उसको आगे डिस्कस करेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी। तो ये था हमारा केमिकल इक्वेशन और उसका दो टाइप्स। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो उसके लिए पहले जानना होता है बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आइए अब वो पढ़ते हैं। तो बैलेंसिंग पढ़ने के पहले जैसा कि बताया, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसका आइडिया तो इसके नाम से ही लग सकता है, बैलेंस और अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड का मतलब एरो के दोनों साइड, यानी कि प्रोडक्ट के साइड और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स एक एलिमेंट के रिएक्टेंट के साइड में अलग होंगे और प्रोडक्ट के साइड में अलग होंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का मेरे पास कितना एटम है? 2। यहाँ भी हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो बैलेंस्ड है, यानी दोनों साइड बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन को जब देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में, जबकि यहाँ एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो ऑक्सीजन हमारा दोनों साइड इक्वल नहीं है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे रिएक्टेंट्स में, एलिमेंट्स में जो एटम्स का नंबर होता है, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड is not equal to the product side, those are called unbalanced chemical equation. Clear? And अब इसमें बस क्या करना है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए हर एक एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पे देखो बस क्या किया, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना था? इसको डबल करना था। तो यहाँ पे अब काउंट करो, ये एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर आगे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन इक्वल हो गया। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन था, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ भी एक मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, यानी हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया और ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया। तो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है। इसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। Mg का एक एटम इधर भी, एक एटम इधर भी, क्लोरीन का एक एटम इधर, 2 एटम इधर, ये इक्वल नहीं है। हाइड्रोजन का एक एटम इधर और 2 एटम इधर, ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ना क्लोरीन इक्वल है ना ही हाइड्रोजन इक्वल है। अब नेक्स्ट नीचे वाले में देखेंगे तो बस आगे 2 लगाने से क्या होता है, हाइड्रोजन का भी 2 एटम आ गया, क्लोरीन का भी 2 एटम आ गया। तो अब इस साइड 2 हाइड्रोजन एटम, 2 क्लोरीन एटम, इस साइड देखेंगे तो 2 क्लोरीन एटम इस मॉलिक्यूल में है और 2 हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूल में है। तो ये रिएक्शन हमारा फिर से क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। तो जब भी दोनों साइड, एरो के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे उनको बैलेंस्ड कहेंगे, अनइक्वल होंगे उसको अनबैलेंस्ड कहेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं। आपको ये बोर्ड कुछ ज्यादा भरा लग रहा होगा, तो ये सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, क्योंकि स्कूल में आपको स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, है कि नहीं? स्टेप्स आपको लिखना पड़ेगा स्कूल में, तभी जाके फुल मार्क्स बनेगा। नहीं तो ये इक्वेशन बैलेंस करना सिर्फ एक लाइन का काम है। एक बार इसको देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम से बहुत ही इजी, सिर्फ आपको कोएफिशिएंट से मतलब है। तो देखिए सबसे पहले एक इक्वेशन दिया होगा, या तो वो वर्ड के फॉर्म में होगा या डायरेक्ट सिंबल के फॉर्म में होगा, जो भी हो आपको सिंबल के फॉर्म में उसको लिख लेना है। सिंबल के फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद आपको चूज करना है एक ऐसा कंपाउंड जो कि सबसे ज्यादा इक्वेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है।
तो यहाँ पे Fe3O4 के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो Fe3O4 को चूज किया हमने, स्टार्ट विथ Fe3O4। अब Fe3O4 में Fe और O, पहले इन दोनों एटम्स को बैलेंस करना होगा। तो ऑक्सीजन को अगर हम चूज करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करते हैं 4 से वाटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस वही लिखा है बैलेंसिंग O एटम्स, उसके लिए क्या किया 4 से वाटर को मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्वेशन ऐसा हो गया। ये इक्वेशन ऐसा होने के बाद अभी भी आयरन तो बैलेंस हुआ नहीं है, तो बैलेंसिंग Fe एटम्स यानी आयरन एटम्स, उसके लिए क्या करना होगा, इधर 3 है, इधर भी 3 बनाना होगा। 3 बनाने के लिए कोएफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 बन जाएगा, तो इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किया LHS में, तो वापस से मेरा इक्वेशन ऐसा हो गया। अब इस इक्वेशन में आयरन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, प्रॉब्लम हाइड्रोजन कर रहा है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर काउंट कीजिए, तो 4 × 2 8 एटम्स है हाइड्रोजन के, जबकि इधर 2 ही एटम्स हैं, तो 4 टाइम्स चाहिए हमको, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन को। तो अब ये फाइनल इक्वेशन हमारा ये आ गया। इस इक्वेशन को, ये सेकंड स्टेप था, इस इक्वेशन को बस क्या करना है, आप वापस से ऐसा टेबल बना करके चेक कर लीजिए। ये टेबल क्यों बनाया था, इस इक्वेशन को देख करके टेबल बनाया था कि कौन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग ये टेबल बना हुआ है। आप लोग भी स्कूल टाइम में इस इक्वेशन को लिखने के बाद पहले ये टेबल बनाइएगा, फिर ये काम कीजिएगा। अब इसके बाद स्टेप 3 में चेक करेंगे, फिर से इस इक्वेशन को देख करके ऐसा टेबल बनाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये सारा कॉलम मेरा इक्वल है, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। उसके बाद बैलेंस्ड इक्वेशन करके फिर से लिख देंगे। तो ये प्रोसीजर आपके स्कूल के लिए है, ताकि आप अच्छे से लिख सकें और आपको फुल मार्क्स आ सके। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उसमें इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, वो सिंपली वन लाइनर सॉल्व करेंगे उसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं और एग्जांपल्स। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हम लोग बैलेंस करेंगे। हम यहाँ पे एक और आपको शॉर्ट में सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन उसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है। तो अब बस काउंटिंग करना है और कुछ नहीं करना है, दोनों साइड कितने एटम्स हैं ये काउंट करना है और उसके अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट लगा करके फिर वापस चेक करना है। कार्बन को चेक किया, दोनों साइड एक एटम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन को चेक किया, इस साइड 4 है, इस साइड 2 ही एटम है, तो हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन को चेक किया, इस साइड 2 और एक 3 है और इधर 2 ही एटम है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो स्टार्टिंग किससे करें, स्टार्टिंग ऑक्सीजन से करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब इधर 3 आपको दिख रहा है और इधर 1 ही दिख रहा है, लेकिन साथ ही हाइड्रोजन भी आपको 4 दिख रहा है और इधर 2 दिख रहा है। अगर आपने पहले हाइड्रोजन को चूज कर लिया तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, आप लोग सिंपली क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है तो अब ऑक्सीजन को देखेंगे तो अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुका है 2 × 2 4 and 4, लेकिन ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ 2 है और अब ऑक्सीजन बढ़ करके क्या हो गया 2 + 2 4, और इधर क्या है 2, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बैलेंस हो जाता है। बहुत ही इजी है, इस तरीके से 1 मिनट से भी कम लगेगा, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे आयरन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, लेकिन यहाँ पे आयरन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम। तो अब फिर से अगर पहले आपने आयरन को बैलेंस किया तो यहाँ 2 कर दोगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा तो अब ये 3 है और ये 2 है, यहाँ पे आके अटक जाएंगे। इसलिए ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ दिख रहा है यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, दोनों को इक्वल बनाना है। मैथ्स में ऐसा देखते होंगे कि जब दोनों को इक्वल बनाना है तो एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया इधर 3 और इधर 2 तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा 6। इट मींस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करने से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। तो 3 × 2 6 एंड 3 × 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हमारा। और आयरन अब बैलेंस करेंगे क्योंकि अब आयरन क्या हो गया है 2 × 2 4, यहाँ 4 किया, आयरन बैलेंस हो गया। तो बहुत ही इजी है, आपको बस एक बार कंपाउंड देखना है। और अगर आपने पहले ये भी बैलेंस किया होता तब भी यही होता और बाद में ये चेंज हो जाता। जैसे कि सपोज आपने पहले इससे शुरुआत नहीं की और आपने आयरन से शुरू किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस थोड़ा ज्यादा काम करना होगा। आयरन से चूज किया तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, आयरन बैलेंस हो गया, लेकिन फिर से ऑक्सीजन को जब देखोगे तो वही काम रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया, तो वापस से आयरन तो चेंज हो गया क्योंकि अब यहाँ पे आयरन 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको फिर से आपको डिलीट करके 4 लिखना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ऑक्सीजन को चूज किया तो भी चलेगा और आयरन को चूज किया तो भी चलेगा, क्योंकि फाइनली आप चेक करोगे तो आपको मालूम चल ही जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करो, आपके पास 2 मिनट टाइम है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लो।
आई होप आपने सॉल्व किया होगा। अब इस क्वेश्चन में जब देखेंगे तो फिर से ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 और इधर कितना है 3, प्रॉब्लम फिर से ऑक्सीजन क्रिएट करेगा और ऑक्सीजन के लिए ये काम तो फिर से करना ही पड़ेगा। तो शुरुआत में ही ये काम कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा कर देंगे तो ऑक्सीजन का टेंशन हमारा क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन क्लियर हो गया। अब बाकी क्या रह गया, पोटेशियम 2 एटम, क्लोरीन 2 एटम, और यहाँ पे दोनों का एक एक एटम, बस यहाँ 2 लिखेंगे, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसीलिए पहले ऑक्सीजन, जब इवन ऑड का केस हो, पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, उसके बाद बाकी एटम करोगे, ज्यादा इजीली हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, और उसको और सिग्निफाई कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कैसे अपने केमिकल इक्वेशन को हम लोग ज़्यादा इंफॉर्मेटिव या ज़्यादा सिग्निफिकेंट बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। ये पहले भी आपको बताया है कि फिजिकल स्टेट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा मेरा जो एलिमेंट है वो किस स्टेट में है। फिर एरो, अप एरो से बताते हैं कि गैस इवॉल्व हो रहा है, डाउन एरो से बताते हैं कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको पहले बता चुका है। फिर मेंशन चेंज इन एनर्जी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के केस में बताया था कि एनर्जी का प्लेसमेंट बताते हैं, जैसे कि बी और सी एग्जांपल देखिए। यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस के साथ एनर्जी लिखा है, यहाँ माइनस के साथ एनर्जी लिखा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक्सोथर्मिक पढ़ रहे थे तो प्लस एनर्जी लिखते थे एक्सोथर्मिक में, तो एक्सोथर्मिक तो वही है। एंडोथर्मिक के केस में हम लोग प्लस लिखते थे रिएक्टेंट के साइड में। अब खुद सोचो, ये माइनस साइन है, माइनस को एरो के उस साइड लेके जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स में इक्वल टू के उस साइड लेके जाने पे साइन चेंज हो जाता है, वैसे ही केमिस्ट्री में एरो के उस साइड लेके जाने पे किसी भी चीज का साइन चेंज हो जाता है। इसी को अगर इधर लिखा तो पॉजिटिव है, तो जनरल कन्वेंशन है प्रोडक्ट के साइड में लिखते हैं, तो इसको माइनस साइन के साथ डिनोट किया, और ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। प्लस साइन के साथ अगर प्रोडक्ट साइड में लिखा है एक्सोथर्मिक, माइनस साइन के साथ अगर प्रोडक्ट साइड में लिखा है एंडोथर्मिक, वैसे वर्सा रिएक्टेंट साइड के लिए होगा। फिर कंडीशंस, ये हमेशा आपको बार बार बोलते थे कि मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के कंडीशन और उसके प्रेजेंस में ही होते हैं, नहीं तो वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता। जैसे इस रिएक्शन में जब हम लोग देखेंगे तो N2 और H2 मिलेगा तो NH3 बनेगा, लेकिन ये हमेशा नहीं बनेगा। ये कब बनेगा, जब हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर मेंटेन करके रखेंगे, और साथ ही कैटलिस्ट का यूज करेंगे। कैटलिस्ट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर सकता है। कैटलिस्ट बेसिकली बढ़ाता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर केमिकल रिएक्शन के स्पीड को घटा देता है। क्योंकि अगर Fe यूज नहीं किया तो ये बहुत ही धीरे होगा, इतने कंडीशन देने के बाद भी। Fe यूज करने से ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ये आयरन इससे रिएक्ट नहीं करता है, बस इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, उसी को कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट का कंडीशन था। बहुत सारे रिएक्शंस में ये कंडीशन जरूरी होते हैं ताकि वो रिएक्शन प्रोसीड कर सके। लास्टली डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब देखो, ये सिंगल एरो है, यानी कि ये यूनि डायरेक्शनल है, ये बस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएगा। ये भी यूनि डायरेक्शनल है, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएगा, इस साइड में बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्शन पता चला। साथ ही रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल भी हम लोग केमिकल इक्वेशन से बता देते हैं। अगर सिंगल एरो है तो इरिवर्सिबल है, और डबल एरो है तो रिवर्सिबल है। ऐसा डबल एरो हम लोग दे देते हैं। ऐसे भी आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज। सिंगल एरो से रिवर्सिबल को, सिंगल एरो से इरिवर्सिबल को बताते हैं, और डबल एरो से रिवर्सिबल को बताते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन आगे भी बढ़ सकता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और पीछे भी जा सकता है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। आई होप आपको आज का ये लेक्चर केमिकल इक्वेशन समझ में आया होगा। इसी तरीके से आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।